अभिनव आरएस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले तो आज भारत के यशस्वी शासक वीर पुरंदा पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। साथियों, शुरू करें हम आज पृथ्वीराज चौहान टॉपिक को। उससे पहले आइए हम सभी भारत के युवा मिलकर एक संकल्प लें कि हम सभी पृथ्वीराज चौहान की भांति स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी होकर भारत के गौरव को आगे बढ़ाएं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान। और आज हमारे इस टॉपिक में हम लोग पृथ्वीराज चौहान से आने वाले संपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल करेंगे। नंबर 2, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान की हम लोग एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा पूरी जीवनी पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को अंतिम कड़ी तक आप लोगों को देखना है, बने रहना है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों को आइए शुरू करते हैं वीर पुरंदा पृथ्वीराज चौहान। साथियों, पृथ्वीराज चौहान की मैं बात शुरू करूं तो सबसे पहले बात आती है इन महानायक की, जो कि चौहान वंश की पराकाष्ठा को सबसे आगे बढ़ाने वाले शासक थे। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज चौहान की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे शासक हुए जिन्होंने चौहानों की शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, परंतु संयोगवश उनकी मृत्यु के साथ ही चौहानों की जो शक्ति है उसका पूरी तरीके से लगभग पतन हो चुका था। तो साथियों, आज हमारे इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लेकर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करूं साथियों तो सबसे पहले बात आती है इनके शासनकाल की। जी हाँ, इनका शासनकाल जो है वो 1177 से लेकर और 1192 ईस्वी तक माना जाता है। इस बात को आप लोग नोट आउट करके रखना, पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी तक। साथियों, अगर मैं जन्म से लेकर इनकी बात को शुरू करता हूं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पृथ्वीराज चौहान के जन्म की। साथियों, इनका जन्म माना जाता है 1166 ईस्वी में, परंतु इनके जन्म को लेकर इतिहासकारों में अब तक भी मतक्य का अभाव है। अर्थात काफ़ी इतिहासकार इनका जन्म और किसी वर्ष में मानते हैं, परंतु अधिकांश जो इतिहासकार या विद्वान इस 1166 ईस्वी का जो जन्म तिथि है इस पर अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है 1166 ईस्वी में। जन्म के पश्चात साथियों में अगर बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान कि कुछ नामों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हम लोग भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सपाल दक्षेश्वर और राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। साथियों, कुछ समय पश्चात, जन्म के कुछ समय पश्चात जब ये बाल्य अवस्था में थे उसी समय लगभग 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता का साया इनके सर से हट गया। 11 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु के पश्चात ये सबसे पहले शासक बने। जी हाँ, 11 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ। राज्याभिषेक के पश्चात बात करूं मैं तो सर्वप्रथम इनकी माता ने इनके राज्याभिषेक के पश्चात इनके कार्यभार को कुछ मात्रा में संभालना प्रारंभ किया। तो माता के एक तरीके से मैं बात करूं सानिध्य में इन्होंने अपना शासन प्रारंभ कर दिया, परंतु कुछ ही समय में धीरे धीरे सारे शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। साथियों, अगर बात करूं पृथ्वीराज चौहान की तो बताया जाता है कि एक नहीं दो नहीं, इन्होंने 13 विवाह किए और 13 रानियां इनकी थी, परंतु उन 13 रानियों में एक रानी सबसे प्रसिद्ध हुई, सबसे चर्चित हुई और माना जाता है कि उसी के कारण पृथ्वीराज चौहान के जो इतिहास है वो परिवर्तित हुआ। साथियों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ संयोगिता की। जी हाँ, गैहडवाल शासक, गैहडवालों की पुत्री गैहडवाल राजकुमारी संयोगिता की। साथियों, बताया जाता है कि संयोगिता बचपन में ही प्रेम करने लगी थी पृथ्वीराज चौहान से। और साथियों, जब संयोगिता का स्वयंवर कराया जा रहा था तो उस स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था और उनको और बेइज्जत करने के लिए
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान को और बेइज्जत करने के लिए संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगवा दी गई और उस मूर्ति को रखवा दिया गया द्वार पर, मतलब उनको द्वारपाल बना दिया गया। संयोगिता सारे के सारे आंगन में, सारे के सारे स्वयंवर का जो क्षेत्र था उसमें घूमती गई, प्रत्येक राजा के पास जाती गई और आखिर में उन्होंने जाकर और पृथ्वीराज चौहान की जो द्वारपाल लगी मूर्ति थी उसके गले में अपनी वरमाला डाल दी और वरमाला डालकर पृथ्वीराज चौहान को अपना जीवन साथी चुन लिया। साथियों, देखते ही देखते पृथ्वीराज चौहान उस सभा में आटप के और अपनी अश्व बल के साथ में संयोगिता को उठाकर अर्थात उनका हरण करके और उनका अपहरण करके ले गए अजमेर की ओर। साथियों, बताया जाता है कि इस प्रकार से ये जो कारण था, ये जो संयोगिता का विवाह था, इनको कहीं ना कहीं गैड वालों से एक दुश्मनी का कारण मिला, जिससे कि आगे जाकर बहुत नुकसान हुआ पृथ्वीराज चौहान को। साथियों, अगर मैं बात करूं संयोगिता के विवाह या इससे आसपास के समय की, तो इस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दिग्विजय प्रारंभ कर दी थी, अर्थात दिग्विजय का अभियान प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। ये वो समय था, ये इनकी पराकाष्ठा का वो समय था साथियों, जब इन्होंने मतलब प्रारंभ में नागार्जुन का दमन किया, भंडानको का जो इन्होंने दमन किया और इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए। चालुक्यों को इन्होंने पराजित किया, तुर्कों से फिर इनका संघर्ष जारी रहा। साथियों, मैं बात करूं अपने इस पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान साथियों बताया जाता है कि दो भाई ये थे, पृथ्वीराज चौहान और इनके भाई थे हरिराज चौहान। इनकी एक बहन भी बताई जाती है इतिहास में जिनका नाम था प्रथा। तो भाई का नाम हरिराज और बहन का नाम था प्रथा। इनके एक बेटा भी बताया जाता है जो थे गोविंदराज चौहान, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात चौहान साम्राज्य को आगे बढ़ाया था रणथंबोर रियासत में जाकर, और रणथंबोर रियासत की उन्होंने स्थापना की थी। साथियों, अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान ऐसा शासक था, ऐसा वीर पुरोधा शासक था जो 6 भाषाओं का ज्ञानी था। जी हाँ, 6 भाषाओं में वो सिद्धहस्त था, जिनकी बात करूं तो संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पेशाची, सौरसैनी और अपभ्रंश। जी हाँ, ये 6 भाषाएं थी जिनमें पूरी तरीके से निपुण था पृथ्वीराज चौहान। साथ ही साथियों, पृथ्वीराज चौहान 3 ऐसी कलाएं थी, 3 विशेष कलाएं थी जिनमें पूरी तरीके से निपुण था पृथ्वीराज चौहान। पहली कला थी अश्व नियंत्रण। जी हाँ, वो बहुत सारे अश्व के बल को नियंत्रण करने में सिद्धस्थ थे, तो अश्व कला में वो बहुत माहिर थे। गज, जी हाँ, गज नियंत्रण, हाथियों को नियंत्रण करने की कला में भी बहुत सिद्धस्थ थे। ऐसी ही कला, हाथियों को नियंत्रण करने की कला में आगे जाकर मुगल बादशाह अकबर भी बड़े सिद्धस्थ हुए थे। साथियों, एक कला और थी पृथ्वीराज चौहान के कि वो शब्द भेदी बाण। जी हाँ, शब्द भेदी बाण कला का उनको बड़ा ही कौशल था। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि केवल शब्दों को सुनकर, जी हाँ, आंख से नहीं देखना है, केवल शब्दों को सुनकर और सामने वाले लक्ष्य पर निशाना साध लेना। साथियों, ये शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान के अंतिम समय में ये कला काम आई। बताया जाता है कि जीवन में सीखा गया कोई भी गुण, कोई भी कला हमारे जीवन के किसी भी क्षण, किसी भी पल काम आ सकती है, और ऐसा ही हुआ। शब्द भेदी बाण की जो कला थी वो पृथ्वीराज चौहान के जीवन के अंतिम क्षणों में काम आई, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, तुर्कों के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी जिनको हम लोग चंद बरदाई के नाम से जानते हैं, दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ दिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो साथियों उस समय अंतिम इच्छा पूछी गई जब पृथ्वीराज चौहान से, तो पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम इच्छा नहीं बताई, परंतु उनके साथी जो थे चंद बरदाई, जो कि कवि थे, बहुत सिद्धस्त कवि थे साथियों, उन्होंने इस पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बात बताई कि महाराज, मोहम्मद गोरी से कहा कि महाराज, मेरे जो मित्र हैं वो शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े सिद्धस्त हैं। साथियों, इस कला को देखना चाहता था अपनी आंखों से कौन? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी बैठ गया सामने एक ऊंचे सिंहासन पर, सामने खड़ा कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी चंद्रबरदाई को। साथियों, देखते ही देखते पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में थमा दिया गया एक बाण और एक धनुष। साथियों, बराबर में खड़ा कर दिया गया चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई के हाथ में ऐसी एक कला थी जिससे वो अपने प्रतिशोध का बदला ले सकते थे। साथियों,
लगे हाथ पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई ने कविता कह सुनाई। कविता क्या थी, ध्यान से सुनना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान अरे मत चूके चौहान। साथियों, इतना कहना था कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बाण चलाई और वो बाण सीधी जाकर मोहम्मद गोरी के गर्दन को अलग कर देती है धड़ से। और साथियों, देखते ही देखते पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी एक दूसरे को मारकर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारा जिक्र हमने देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से। साथियों, आगे की मैं बात करूं तो इस प्रकार से वीर पुरंदा पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका वीरता, जिनके दृढ़ निश्चयता, जिनके स्वाभिमान से संपूर्ण भारतवर्ष गौरवान्वित महसूस कर पाया। और साथियों, ऐसे इन वीर पुरोधाओं को पुनः मैं सत सत नमन और सत सत नमन ज्ञापित करता हूँ। चलो साथियों, शुरू करते हैं। आज हम पृथ्वीराज चौहान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान को चाहे आप RAS के एग्जाम्स हो, चाहे वो रीट एग्जाम हो, चाहे व्याख्याता हो, चाहे ग्रेड 2 या आपके पटवारी पुलिस एग्जाम हो, पृथ्वीराज चौहान क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत ही निर्णायक व्यक्तित्व था। राजस्थान में भी इन्होंने अपना व्यक्तित्व संभाला क्योंकि अजमेर के ये शासक थे। तो साथियों, कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो चारों तरफ से पृथ्वीराज चौहान बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चौहानों की दृष्टि से। और राजस्थान में राजपूतों में चौहानों का सबसे प्रमुख स्थान आता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके चर्चा करते जाते हैं। फटाफट आप लोग जवाब देते चलना और हम लोग हमारी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं, जो है आज पृथ्वीराज चौहान विशेषांक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कुछ बातें मैंने स्टोरी में कर ली और कुछ बातें हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, साथियों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है चौहानों का। और जैसा कि आपको सभी को पता है, क्लासों में बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक चलता है, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? अलीहा पाटन गुजरात, अजमेर राजस्थान, विदर्भ महाराष्ट्र या फिर जालोर राजस्थान? फटाफट अपने जवाब कमेंट कीजिए। जी हाँ, राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का जो सही जवाब है, जल्दी जल्दी कमेंट भी करो, फटाफट कमेंट करो। पहले प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होगा अहिल पाटन। जी हाँ, आपको किताबों में केवल पाटन गुजरात पढ़ने को मिलता होगा ना, पर पूरा नाम था उस जगह का अहिल पाटन, जो पढ़ती थी गुजरात में। जी हाँ साथियों, इनके मामा थे गुजरात में, तो वहीं पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और वहीं पर इनका प्रारंभिक पालन पोषण भी हुआ था। साथियों, आगे मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल, जिसको हम लोग विश्व विजेता कहते हैं, की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, उक्त कथन कौन से अभिलेख में अंकित है? मतलब हमें किस बात से पता लगा कि दल पुंगल के नाम से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, रंभा मंजरी या फिर पद्मनाभ। अपने जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। दल पुंगल, जी हाँ, राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, रमा मंजरी। जी हाँ, रमा मंजरी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी, मतलब अपने आप को विश्व विजेता के रूप में स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब दिग्विजय अभियान चलाए थे तो ऐसी स्थिति बन गई थी चारों तरफ की पृथ्वीराज चौहान विश्व विजेता बनने वाला था या अग्रसर था उस ओर। साथियों, उसी दौरान इन्होंने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। बताया जाता है कि अगर गहड़वाल कन्या संयोगिता का ये घटनाक्रम घटित नहीं होता तो साथियों इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, चारों तरफ अपनी दुश्मनी मोल लेते गए थे इन दिग्विजय अभियानों के दौरान। और इसी कारण से आखिर में तुर्कों से जब आक्रमण हुआ, तुर्कों का जब आक्रमण हुआ तो किसी भी पड़ोसी ने इनकी सहायता नहीं की और उसी कारणवश भारतीय सेना जो थी वो पराजित हुई और ये हमारा गौरवमय इतिहास अधूरा रहा विश्व विजेता बनने का। चलो साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
पृथ्वीराज चौहान को किस उपनाम से जाना जाता था? मैंने अभी आपको जब वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग जीवनी को देख रहे थे, तब मैंने 3-4 नाम बताए थे इनके। एक उपनाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, कीका, राय पिथौरा, जयदेव या अंगराज। पृथ्वीराज चौहान को किस उपनाम से जाना जाता था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और राइट आंसर होगा राय पिथौरा। जी हाँ, राय पिथौरा के साथ में 2-3 बातें और याद रख लेना। कीका की अगर बात करूँ तो कीका किसको जानते थे हम लोग? जवाब दो, फटाफट कमेंट करो। कीका के नाम से बचपन में खेलते समय अपने साथियों के साथ कीका के नाम से कौन सा शासक, कौन राजपूत शासक प्रसिद्ध था? जल्दी कमेंट करो जवाब। बहुत सरल है, बहुत ईजी है, बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। महाराणा प्रताप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, महाराणा प्रताप, है ना। तो राय पिथौरा की हम लोग बात की कि राय पिथौरा के नाम से इनका उपनाम था। 1-2 उपनाम और लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने बताया था, एक तो इनका जो नाम था वो था भारतेश्वर। जी हाँ, भारतेश्वर। भारतेश्वर के साथ में एक नाम और याद रखना, हिंदू सम्राट तो हम लोग जानते हैं इनको, सपाल दक्षेश्वर, क्योंकि सपाल दक्ष में सबसे पहले चौहानों का साम्राज्य स्थापित हुआ था इनको, इसीलिए कारण इनको सपाल दक्षेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और राय पिथौरा तो आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गहड़वाल शासक कौन थे? साथियों, मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, मतलब पृथ्वीराज चौहान के समकालीन ये प्रश्न पूछा जाता है, पर यहाँ पर जो चेंज होता है ना वो ये होता है, यहाँ पर वंश का नाम चेंज कर देता है। साथियों, यहाँ पर आपको गहड़वाल भी दे सकता है, यहाँ पर आपको तुर्क भी दे सकता है, यहाँ पर आपको चालुक्य भी दे सकता है वो, तो आप लोग भंडारगण भी दे सकता है यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहना इस चीज़ में, क्योंकि इन सभी चीज़ों को याद रखना आप लोग, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन यहाँ पर गहड़वाल शासक पूछा है, तो हमने बात की थी अभी संयोगिता की। संयोगिता के पिता कौन थे? जयचंद गैडवाल। जी हाँ, जयचंद गैडवाल पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गैडवालों के शासक थे। और साथियों, बताया जाता है कि जो जयचंद थे ये पृथ्वीराज चौहान के ही मौसेरे भाई थे। जी हाँ साथियों, मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करूँ तो सबसे पहले इनको उत्तराधिकार में दिल्ली का शासन भी प्राप्त हुआ था। अजमेर के तो शासक थे ही थे, इनको दिल्ली का शासन भी उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। उत्तराधिकार में कैसे? इनके नाना थे अनंगपाल। जी हाँ, तोमर वंशीय राजा थे अनंगपाल। साथियों, तोमर वंशीय राजा अनंगपाल के कोई भी पुत्र नहीं था, केवल 2 पुत्रियां थी। और उन पुत्रियों में जो बड़ी ज्येष्ठ पुत्री थी उनका पुत्र था पृथ्वीराज चौहान, और छोटी जो पुत्री थी उनका पुत्र था जयचंद गहड़वाल। परंतु साथियों, आपका जो अनंगपाल था उनका सबसे चहेता जो नाती था वो था पृथ्वीराज चौहान। तो इसी कारण उन्होंने अपने जीते जी ही पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसके कारण जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। और इसी कारण साथियों ऐसा बताया जाता है कि उसने संयोगिता का विवाह या जो आपका स्वयंवर था उसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात को अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंधन कौन करता था या कौन देखता था? अल्पायु में जैसे मैंने आपको बताया कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे, शासक बन गए थे, क्योंकि पिताश्री जो इनके थे सोमेश्वर, उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात में इनको राजगद्दी पर बैठना था, क्योंकि जो हरि राय थे वो इतने योग्य नहीं माने जाते थे। इसी कारण पृथ्वीराज को हरिराज के मतलब ना करके पृथ्वीराज को शासक बनाया गया था। तो पृथ्वीराज के अल्पायु में शासन का प्रबंधन कौन करता था? उनकी माँ कपूरी देवी। अभी कपूरी देवी को भी आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर चाहे आप लोग कर्पूर देवी कह दो या कपूरी देवी कह दो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये गुजरात की राजकुमारी थी कपूरी देवी, जिनका सोमेश्वर के साथ विवाह हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, एक बात यहाँ पर और याद रखना आप लोग साथियों, कपूरी देवी ने तो इनका संरक्षण किया ही किया था प्रारंभिक। मैंने बताया 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे,
तो उस समय मतलब इनका संरक्षण इन्होंने तो किया ही किया था, परंतु साथ ही इनका जो मतलब मैं कह सकता हूँ जिनको कि बाल्यकाल में मतलब आयु कम थी और उस स्थिति में हर व्यक्ति इनका लाभ उठाना चाहता था। उस समय जो माँ कपूरी थी उन्होंने मुख्यमंत्री का जो पदभार संभाला था कदम्बदास को। कदम्बदास इनके जो मंत्री थे उन्होंने भी इनका संरक्षण किया था और साथियों बहुत ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपनी राय व्यक्त करते थे। सारे का सारा राय मशवरा ये पृथ्वीराज चौहान प्रारंभिक अवस्था में किससे करते थे? कदम्बदास से ही करते थे। तो स्वामी भक्त था कदम्बदास भी यहाँ पर। और सैनिक कार्य के लिए एक बात और याद रखना, भुवन कमल था जिसको सेनाध्यक्ष इन्होंने लगाया था, भुवन कमल को। तो ये दोनों व्यक्तियों का भी आप लोग ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक सॉरी, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय क्या है? ये पृथ्वीराज विजय फटाफट कमेंट करो, बहुत सरल प्रश्न है। साथियों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जयानक। जी हाँ, संस्कृत पंडित थे जयानक और जयानक के द्वारा ये पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया था। साथियों अगर पृथ्वीराज विजय की बात करूं तो ये संस्कृत का महाकाव्य है। जी हाँ, संस्कृत महाकाव्य, ध्यान रखना इसका, संस्कृत महाकाव्य, जिसके लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे? जयानक, जो किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान के। साथियों अगर मैं बात करूं इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में तो इन्होंने इस ग्रंथ में अजमेर का जो सौंदर्य है, अजमेर का जो वैभव है, उसका बहुत ही प्यारा वर्णन, बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया था इस पृथ्वीराज विजय में। साथियों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चंद्रवरदाई की भी, लगे हाथों मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता दूँ आपको। चंद्रवरदाई की अगर बात करूँ तो आपको पता है, हमने पहले स्टोरी में पढ़ दिया कि पृथ्वीराज चौहान के सखा थे, साथी थे। जैसे भगवान कृष्ण के साथी सुदामा थे, वैसे ही चिर परिचित अंदाज में अपना मित्रता का परिचय दिया था चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के साथ। और बताया जाता है कि दोनों की मृत्यु भी साथ और जन्म भी साथ हुआ था। साथियों यहाँ पर चंद्रवरदाई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसको हम लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो के नाम से। बहुत ही चर्चित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पिंगल शैली का भारत का पहला ग्रंथ है ये पृथ्वीराज रासो। साथियों अगर पृथ्वीराज रासो की बात करूं तो यहाँ पर एक बात आप लोग और ज़रूर ध्यान में रखना, पृथ्वीराज जो रासो है इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और जो आरएस वगैरह या फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना। पृथ्वीराज रासो साथियों 18 सर्गों में लिखा गया था कुल मिलाकर। कितने सर्गों में लिखा गया है? 18 सर्गों में। सर्ग का मतलब होता है कि 18 अध्याय लिखे गए हैं इसमें पृथ्वीराज रासो में, 18 भाग हैं इसके, है ना। तो इन 18 सर्गों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से पृथ्वीराज चौहान के जो साथी थे चंद्रवरदाई, उन्होंने शुरू के जो 10 सर्ग थे ना, वो शुरू के 10 सर्ग तो लिखे थे चंद्रवरदाई ने। किन्होंने लिखे थे? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने कितने सर्ग लिखे थे? केवल 10 सर्ग लिखे थे। और आखिरी के जो 2 सर्ग है ना, वो इनके पुत्र थे जलहन। जी हाँ, इनके पुत्र का नाम क्या था? जलहन। इनके पुत्र जलहन ने लिखे थे 2 सर्ग, और बीच के जो 6 सर्ग थे वो लिखे थे राजबाई ने। जी हाँ, बीच के 6 सर्ग लिखे थे राजबाई ने। परंतु ज़्यादा, ये तो बात आ गई पूरी डिटेल की, परंतु अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है वो 2 ही तरीके से पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था उसको रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदाई जवाब होगा। अगर पूरा करने की बात आई तो पूरा किसने किया था? उसको पुत्र जलहन के द्वारा क्या किया गया था? खत्म किया गया था, समाप्त किया गया था, पूरा किया गया था। कितने सर्ग थे उसमें? 18 सर्ग थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, बहुत ही चर्चित पुस्तक, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज की रचना किस इतिहासकार द्वारा की गई? जी.एन. ओझा, बी.एन. रेऊ, जी.एन. शर्मा या डॉक्टर दशरथ शर्मा? सही जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो कि राजस्थान के इतिहास के बहुत ही शानदार लेखक हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इतिहासकार हुए हैं।
डॉक्टर दशरथ शर्मा। और इन्हीं दशरथ शर्मा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इस अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों इस पुस्तक में 800 ईसा से लेकर और लगभग 1300 ईस्वी तक के चौहान वंश की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको लिखा गया है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में। किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। तो साथियों कुल मिलाकर यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि इनका जो चौहानों का जो मैं बात करूँ अगर अच्छी स्थिति में जब चौहान थे तो वो समय लगभग यही था, और यहाँ पर आते आते लगभग इनका वर्चस्व खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, है ना। तो इसीलिए माना जाता है इस स्थिति को, और इन्होंने लिखी दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? बहुत सरल प्रश्न है। तराइन का देखो कंफ्यूजन एक चीज़ हो जाती है, तो पानीपत और तराइन ये दोनों बड़े कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर तराइन का ध्यान रखना आप लोग। तराइन मतलब पृथ्वीराज चौहान, है ना, याद रखना है ना इस तरीके से। तो तराइन का प्रथम युद्ध 90, 91, 92, 90, 91, 92 या 94? जल्दी कमेंट कीजिए जवाब। आज की हमारी ये प्रश्नोत्तरी और ये जो विशेष आज परिचय वीडियो है ये पृथ्वीराज चौहान को समर्पित है, और पृथ्वीराज चौहान को लेकर ये वीडियो स्पेशल रूप से आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। प्रथम युद्ध के बारे में पूछा है तो प्रथम युद्ध होगा 1191 और दूसरा युद्ध था 1192 में। ये था सेकंड युद्ध, है ना। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। ये बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे, मैं साथ में बात कर लूँ। जो तराइन का युद्ध था, ये तराइन का युद्ध जो तराइन के मैदान में लड़ा गया था, ये मैदान कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछ लेता है काफ़ी बार। तो ध्यान रखना, ये जो तराइन का मैदान है ये पड़ता है थानेश्वर में। कहाँ पर पड़ता है? थानेश्वर। अगर और थोड़ी सी बात पूछे तो करनाल, और करनाल कहाँ पड़ता है? पानीपत ज़िले में। पानीपत ज़िले में। और पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो थानेश्वर, करनाल, पानीपत हरियाणा में ये जगह पड़ती है, स्थान पड़ते हैं। इंडिविजुअल जगह का नाम पूछ रहा है तो थानेश्वर, क्षेत्र का नाम पूछ रहा है तो करनाल, और अगर आपसे ज़िले का नाम पूछ रहा है तो पानीपत। और कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो साथियों ये तराइन का युद्ध था वो बड़ा ही घातक युद्ध था। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित किया था, परंतु इस नालायक ने एक बार के पराजित करने के पश्चात ही, और ये जो भीषण संग्राम हुआ तराइन का जो युद्ध, इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की किसी कारणवश पराजय हुई और उसमें उनको गिरफ्तार किया गया और अंतिम समय मौत के घाट उतारा गया। काफ़ी विद्वानों के अनुसार ये था आपका ये पानीपत का विशाल मैदान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन? चौहान शब्द आते आपको पता लग जाना चाहिए कि इनका संबंध किस शिलालेख से था। जवाब दो फटाफट। सामूली, बिजोलिया, कीर्ति स्तंभ या फिर चीरवे का अभिलेख? फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिजोलिया का शिलालेख। जी हाँ, बिजोलिया के शिलालेख से हमें ज्ञात होता है इन शाकंभरी के चौहान शासकों की संपूर्ण उपलब्धियों के बारे में। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है शिलालेखों से संबंधित, और बिजोलिया जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, भागवत धर्म के हमें प्रमाण कहाँ से प्राप्त है, कौन से शिलालेख से प्राप्त है? कमेंट करो एक बार, देखिए फटाफट, भागवत धर्म के प्रमाण कौन से शिलालेख से प्राप्त हुए? यहाँ पर चलो जब तक हम लोग बिजोलिया के बारे में बात कर लेते हैं, पहले तो एक बात ध्यान रखना, बिजोलिया का जो शिलालेख है ना वो क्या हुआ, आपका जो बिजोलिया गांव है, भीलवाड़ा में बिजोलिया, तो बिजोलिया में स्थित एक प्राचीन पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बिजोलिया में, और उस पार्श्वनाथ जी के मंदिर की जो उत्तरी दीवार है
उस उत्तरी दीवार के पास में एक चट्टान है, उस चट्टान पर यह शिलालेख लगा हुआ है। जी हाँ साथियों, अगर बिजोलिया का शिलालेख की बात करूं तो ये 1170 ईस्वी में रचित है। 1170 ईस्वी में इसकी उत्कीर्ण किया गया था। अगर इसकी भाषा आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी भाषा का जरूर याद रखना, इसकी भाषा थी संस्कृत। ध्यान रखना ऑप्शन में प्राकृत जरूर आएगा, तो यहाँ पर भाषा कौन सी थी, इसकी संस्कृत भाषा थी। साथियों ये पद्य में लिखा गया है, संस्कृत मतलब पद्य में लिखा गया है, गद्य भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर पद्य में लिखा गया है। और कुल मिलाकर 13 पद्य लिखे हुए हैं इसमें। कितने पद्य लिखे हुए हैं, 13 पद लिखे हैं। 13 पद लिखे हुए हैं इस आपके शिलालेख में, बिजोलिया के शिलालेख में। और इन 13 पदों में चौहान वंश के पूरी की पूरी उपलब्धियों का क्या बताया जाता है, यहाँ पर वर्णन बताया जाता है। साथियों एक बात और याद रहे आपको, बिजोलिया का शिलालेख वो शिलालेख है जहाँ पर इन चौहानों की उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है। जी हाँ, उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों मैं बात करूँ चौहानों की उत्पत्ति को लेकर, तो इनकी उत्पत्ति के बारे में भी हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। चलो मैं उपलब्धि को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा चौहानों के राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था। प्रथम शासक से यहां पर तात्पर्य मूल पुरुष, आदि पुरुष, जड़ पुरुष। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था जिन्होंने चौहान वंश की नींव रखी। दुर्लभराज, विग्रहराज, वासुदेव या फिर पृथ्वीराज चौहान प्रथम। बहुत सरल जवाब है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सही कर रहे हो। कमेंट और कमेंट करो साथियों। यहाँ पर सही जवाब होगा वासुदेव। वासुदेव के द्वारा 6वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर आपकी कौन से वंश की स्थापना की थी, चौहान वंश, चौहान साम्राज्य की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। और साथियों इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। अजयपाल, सोमेश्वर, विग्रहराज या अर्णोराज। और हम लोग बिना देरी किए राइट आंसर की ओर लोग बढ़ते हैं। फटाफट कमेंट करो, ये पढ़ लिया आपने पूरी की पूरी स्टोरी में। राइट आंसर होगा यहाँ पर सोमेश्वर। जी हाँ, सोमेश्वर और कपूर देवी या कर्पूर देवी का पुत्र था पृथ्वीराज चौहान। चलिए साथियों ये थी हमारी आज की ये विशेष प्रश्नोत्तरी जो हमने शुरू की है पृथ्वीराज चौहान की जन्म तिथि या जन्म शताब्दी पर। साथियों आप लोग पृथ्वीराज चौहान को लेकर पूरा का पूरा विस्तृत रूप से और अध्ययन कीजिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही सारगर्भित टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड में अगर कोई एसएसटी से एग्ज़ाम दे रहा है या रीट में अगर कोई एसएसटी से एग्ज़ाम दे रहा है तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से ही अकेले चौहानों से 2 3 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। पिछली बार सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में 4 प्रश्न थे चौहानों से। तो इस प्रकार से आप लोगों के इन प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।